गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत आप सबका हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी 7th क्लास की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक में से लेसन नंबर 4, जिसका चैप्टर का नाम है द क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर द मुग़ल डायनेस्टी, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं कि मुग़ल जो शासक हैं, मुग़ल वंश जो है, उन्होंने किस तरह से भारत में एक इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना की। तो सबसे पहले बेटे आप जब अपने चैप्टर्स को देखेंगे, यू मे फाइंड वन पिक्चर्स ऑफ द रेड फोर्ट एंड वन मिनिएचर पेंटिंग। यू नो दैट दिस इज़ रेड फोर्ट लाल किला जिसे हम कहते हैं, विच इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली ऑन द बैंक्स ऑफ यमुना रिवर, जो यमुना नदी के किनारे पर सिचुएटेड है, नई दिल्ली में है। 15 अगस्त के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। एंड यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट दिस रेड फोर्ट इज़ मेड बाय द मुगल एम्परर, स्पेशली बाय द शाहजहाँ, एंड दिस वाज द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर। ये मुगल शासकों का, सम्राटों का एक निवास स्थान भी था। दूसरा पेंटिंग में आप देख सकते हैं, जो मिनिएचर पेंटिंग है सबसे ऊपर, इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं जो तैमूर वंश के जो लोग हैं वो मिडल में बैठे हैं, जो सबसे पहले आप कह सकते हैं कि बाबर के जो सबसे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, जिनका नाम है मीरान शाह। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बाबर के जो ग्रैंडफादर हैं वो अब्बू सैयद। फिर उसके लेफ़्ट में तैमूर के सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा, जो बाबर के ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। और फिर उसके बाद उमर शेख मिर्ज़ा, जो बाबर के फादर हैं। और उसके बाद मुग़ल एम्परर बाबर, अकबर एंड शाहजहाँ। ठीक है, ये सब उसमें बैठे हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ही यही बनता है, इस चैप्टर के कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। हु वर द मुगल्स? मुग़ल कौन थे? भारत में आने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था? एंड व्हेन दे हैव सेट अप देयर ओन एम्पायर इन इंडिया, जब उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, हाउ डिड दे कंट्रोल दिस वास्ट एम्पायर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट? इतने बड़े साम्राज्य को उन्होंने किस तरह से कंट्रोल किया, किस तरह की पॉलिसीज़ बनाई? पॉलिसीज़ में हम कह सकते हैं उनका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम जानेंगे, उनका जो इकोनॉमिकल सिस्टम है उसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जो डिफरेंट पॉपुलेशंस थी हमारे यहाँ पर, डिफरेंट कल्चर, कास्ट और कम्युनिटी के लोग जो रहते थे, उनको नियंत्रित करने के लिए किस तरह की पॉलिसीज़ अपनाई, उसके बारे में हम जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है, हु वर द मुगल्स? मुग़ल कौन थे? सबसे पहले हमें जानना चाहिए, मुगल्स वर द डिसेंडेंट्स ऑफ 2 ग्रेट lineage ऑफ द रूलर्स। मुग़ल जो हैं वो हमारे एशियन महाद्वीप के 2 सबसे बड़े वंशों से या परिवारों से या कुल से आते थे। फर्स्ट वन, फ्रॉम द मदर साइड, माता की ओर से, दे वर द डिसेंडेंट ऑफ चंगेज़ खान। दैट इज़ चंगेज़ खान जो रूलर हैं वो मंगोलियन ट्राइब से आते थे। चाइना के पास एक देश है मंगोलिया आज के, और सेंट्रल एशिया में वो देश पड़ता है। और मंगोल वॉज अ ट्राइब, मंगोल एक ट्राइबल ट्राइब जाति थी। और उसके जो सबसे पावरफुल रूलर रहे चंगेज़ खान, उस समय में उन्होंने लगभग समस्त एशिया को, लगभग पूर्वी यूरोप पर अपना कब्जा कर लिया था। एंड ही वाज चंगेज़ खान वाज एसोसिएटेड विद द मैसाकर और किलिंग ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स एट द टाइम। हज़ारों लाखों लोगों को मारने की वजह से वो शासक फेमस रहे। तो मदर की साइड से दे वर मंगोलियंस, एंड फ्रॉम द फादर साइड दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द तैमूर। तैमूर में एक बहुत ही फेमस रूलर रहा है जिसका नाम है नादिर शाह तैमूर। नादिर शाह तैमूर अटैक्ड ऑन दिल्ली इन 1398, 1398 में उसने आक्रमण किया भारत में। और that time he is also associated with the looting and robberies of
दिल्ली एंड डिफीटिंग द इंडियन रूलर्स, वो भी उस तरह के काम के लिए फेमस है। लेकिन फिर भी द हालांकि जो मुगल्स हैं दे ऑलवेज लाइक टू एसोसिएटेड विद द तैमूर ओनली, वो अपने आप को तैमूर कहलाना ज़्यादा पसंद करते थे। मुग़ल उन्हें अपने मदर साइड के मंगोलियन होने की वजह से मिला है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हेन एंड हाउ, क्यों, कब और कैसे द बाबर रीच इन इंडिया। सबसे पहले बेटे बाबर was the first Mughal emperor who succeeded to throne of the Fargana in 1494 when he was 12 years old। बाबर जो है वो फरगना का रूलर 1526 में जो कि 1526 में भारत में आया है, 1494 में फरगना का शासक बना जब वो 12 वर्ष के थे। He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group that is Uzbeks। उसे मजबूरी में अपना फरगना छोड़ना पड़ा जब मंगोलियों का जो दूसरा ग्रुप है उज्बेकों ने उस पर आक्रमण कर दिया, और काफ़ी दिनों तक इधर उधर भटकने के बाद इन ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग्स इन 1504 ही एबल टू सीज द काबुल, और उसने 1504 में काबुल पे दोबारा कब्जा कर लिया। एंड इट वाज इन द 1526 ही केम इन दिल्ली, he defeated the Sultan of Delhi whose name was Ibrahim Lodhi at पानीपत। 1526 को पहली बार भारत में आया और उसने डिफीट किया जो दिल्ली के उस समय में सुल्तान है इब्राहिम लोधी, एंड ही कैप्चर्ड द दिल्ली एंड आगरा। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स इट वाज द बिगनिंग ऑफ द मुगल एम्परर। हालांकि इन 1530 बाबर वॉज टाइट, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट फिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि बाबर के बाद जो उनके डिसेंडेंट्स हैं वो कौन कौन रहे। इसमें इस पिक्चर्स के ज़रिए हम देखने की कोशिश करेंगे स्लाइड में। सबसे पहले जो भारत में मुग़ल एम्परर बने दैट वाज बाबर एंड ही कंट्रोल आगरा एंड दिल्ली। एंड सेकंड जो रूलर थे वो हुमायूं थे, बाबर का जो बेटा था वो हुमायूं। एंड हुमायूं was also defeated by the one of the Indian rulers, Afghan ruler, that is Sher Shah Suri, and that's why he has to flee to the Iran। उसे ईरान भागना पड़ा, and again he came back in 1555 in Delhi, and later on in 1556 he died, और उसकी मृत्यु हो गई। After the death of the Humayun, Akbar, Mughal Emperor Akbar, he became the rulers of India when he was only 13 years old। एंड अकबर ने लगभग भारत के समस्त भारत को जीता। आप कह सकते हैं ही हैज़ लेड आउट द डिफरेंट मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, एंड इवन इन द कंधार, काबुल, एंड मोस्ट ऑफ द डेक्कन स्टेट्स, दैट इज़ बरार, खानदेश, पार्ट्स ऑफ अहमदनगर एट्सेट्रा। एंड इन 1605 अकबर ऑल्सो डाइड। 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद अकबर का जो बेटा है दैट इज़ नेक्स्ट इज जहांगीर बिकेम द एम्परर इन 1605 until in 1627, and he was the Mughal emperor of Delhi। And after that, the death of Jahangir, Shah Jahan became the ruler of India। Shah Jahan became the ruler in 1627 and he died in 1658। And he also tried to consolidate the Mughal empire, and he also launched the different kind of campaigns in the southern part of India, that is Ahmednagar, Bundelas, and Balkh, Uzbek, Kandahar, Ahmednagar, etc. And after the death of Shah Jahan, it was the Aurangzeb who became the ruler of Delhi, and you can say that Aurangzeb was the last powerful ruler of Mughal। After the death of Aurangzeb, the Mughal empire start declining। मुग़ल एम्परर की जो शक्ति है वो धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ जाती है।
फिर उसके बाद हम जानने की कोशिश करते हैं मुग़ल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन। सक्सेशन से अभिप्राय है कि मुग़लों के अंदर अंदर जो सत्ता का जो बंटवारा है, ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन का मतलब कह सकते हैं उत्तराधिकार की जो परंपरा है वो कैसी थी। उत्तराधिकार की परंपरा से अभिप्राय है जितने भी मुग़ल रूलर्स हुए, हु विल सेट ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर कौन बैठेगा आफ्टर द डेथ ऑफ द रूलर्स। These Mughal rulers have fight over the questions of kingship, कि सिंहासन पर बैठने को लेकर इनमें बहुत झगड़े हुए। इसके पीछे दो रीज़न थे। देयर वाज टू काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन। सबसे पहले था मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रोमिजेनिचर। प्रोमिजेनिचर का मतलब है कि जिसमें द प्रॉपर्टी या किंगशिप या थ्रोन will be given to the eldest son inheritance from the father states, कि पिता की संपत्ति से जो हमें हिस्सा मिल गया है वो सबसे बड़े बेटे को दिया जाएगा। इंस्टेड दे फॉलोड इट, इसके बजाय उन्होंने दे फॉलोड द तैमूर कस्टम ऑफ कोपरा सैनरी। उन्होंने कोपरा सैनरीज का इस्तेमाल किया जिसमें डिवीज़न ऑफ इनहेरिटेंस अमंग ऑल द सन्स। उस अकॉर्डिंग टू इस तैमूर कोपरा सेंसरी ट्रेडिशंस के अलावा में ये था कि ऑल द प्रॉपर्टीज़, कि जितना भी प्रॉपर्टी है, स्टेट्स हैं, दैट विल बी डिवाइडेड अमंग ऑल हिज सन्स, वो उसके बेटों में इक्वली डिवाइड हो जाएगी। एंड दैट्स वाई देयर वर द एविडेंस ऑफ द रेबेलियन बाय द मुगल प्रिंसेस। जब हम मुग़लों का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि शासक की मृत्यु के बाद उनके बेटों ने, राजकुमारों ने सिंहासन को प्राप्त करने के लिए विद्रोह किए, युद्ध किए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं अकबर के समय में शहज़ादा सलीम, जिसको हम जहांगीर कहते हैं, उन्होंने विद्रोह किया अपने पिता के विरुद्ध। शाहजहाँ की मृत्यु के समय, उनके बुढ़ापे के समय में औरंगजेब, उनके 4 बेटे थे, उन्होंने विद्रोह किया। तो दिस इज़ एग्जाम्पल दैट दे डिड नॉट हैव अ प्रॉपर ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशंस एंड वी फाइंड द एविडेंसेस ऑफ द रेबेलियन बाय द मुगल प्रिंसेस अगेंस्ट द रूलर्स। नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करते हैं व्हाट वाज द मुगल्स रिलेशंस विद द अदर रूलर्स। मुग़लों के दूसरे शासकों के साथ संबंध कैसे थे, तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे। Mughal rulers campaign constantly against the rulers who refused to accept their authority. सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मुग़लों ने उन सभी शासकों के खिलाफ युद्ध किया जिन्होंने उनकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं किया। As the Mughal became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. जैसे जैसे मुग़ल शक्तिशाली होते चले गए, दूसरे शासकों ने वॉलंटरी अपनी इच्छा से उनको ज्वाइन कर लिया। फॉर एग्जाम्पल द राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। राजपूत शासक इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कुछ राजपूत शासकों ने ज्वाइन किया लेकिन बहुत सारे ने ज्वाइन भी कर लिया। मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर्स इनटू द मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशन, बट मैनी रेजिस्टेड एज वेल। कई राजपूत शासकों ने तो अपनी बेटियों का विवाह भी राजपूत मुग़ल राजकुमारों के साथ किया और मुग़ल दरबार में उनको ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ, पद प्राप्त हुआ। और लेकिन कईयों ने विरोध भी किया। जिन्होंने विरोध किया उसमें सबसे पहले नाम आता है महाराणा प्रताप का, जो सिसोदिया राजपूत से संबंध रखते थे। एंड सिसोदिया राजपूत रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। वंस डिफीटेड, हालांकि वो एक बार हार भी गए, बट दे वर अनरेबुलेटेड बाय द मुगल्स, गिवन द लैंड्स बैक असाइनमेंट। और हारने के बाद यद्यपि उनकी जो वतन है, ज़मीन, उनको वापस भी दे दी गई। इसी तरह से औरंगजेब के समय में इट वाज द शिवाजी फ्रॉम द मराठा रूलर्स हु ही ऑल्सो डिड नॉट एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी एट द टाइम्स। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जानने की कोशिश करते हैं कि मुग़ल एम्पायर को जो शक्तिशाली बनाने का काम है वो किन वजह से हुआ। तो उसमें दो हम सबसे बड़े इंपॉर्टेंट सिस्टम समझेंगे। एक है मनसबदार एंड जागीरदारी। मनसबदारी एंड जागीरदारी। As you know that empire expanded to encompass the different regions,
द मुगल हैव टू रिक्रूट द डाइवर्स बॉडीज ऑफ द पीपल्स, अलग अलग लोगों को उनको अपॉइंट करना था। अब उसके दरबार में, मुगलों के दरबार में, स्मॉल न्यूक्लियस ऑफ टर्किश नोबल्स, तुरानी, ईरानियंस, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान, राजपूत, मराठा एंड अदर ग्रुप्स। मुगलों के दरबार में अलग अलग वंशों के अलग अलग आप कह सकते हैं कि एलीट क्लास के लोगों को अपॉइंट किया गया, जिसमें टर्किश थे, तुरानी जिनको हम कहते हैं, ईरानी हैं, भारतीय मुस्लिम है, अफगान है, राजपूत है, मराठा है और दूसरे ग्रुप भी हैं। एंड दोज हु जॉइन मुगल सर्विसेज एनरोल्ड एज मनसबदार, जिन्होंने भी मुगल दरबार को ज्वाइन किया उनको मनसबदार कहा गया। और मनसबदार का मतलब क्या था? द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब। इसका मतलब है कि मनसबदार वो है जिसकी दरबार में एक पोजीशन है, रैंक है। ये इट वाज एक्चुअली a grading system used by the Mughal to fix a rank, salary and military responsibilities। मनसबदारी से एक व्यक्ति की पोजीशन जो है मुग़ल दरबार में तय होती थी। सबसे पहले उसका रैंक क्या है, वो मुग़ल सिंहासन मुग़ल रूलर्स के नंबर 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है। द फर्स्ट वन रैंक। दूसरा, मनसबदारी से उसकी सैलरी भी तय होती थी कि उसे सैलरी कितनी मिलेगी। एंड थर्ड वन, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जितने भी मनसबदार होंगे दे हैव टू कैरिड आउट द मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इट मीन्स कि दे हैव टू मेंटेन एन आर्मी, हैव टू ट्रेन देम, हैव टू गिव देम सैलरी एट्सेट्रा। रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। रैंक और सैलरी जो है वो एक जो दशमलव पद्धति जिसका नाम था जात, जात के हिसाब से वो डिसाइडेड होती थी। जात का मतलब है कि उसके पास संख्या बल कितना है, कितनी उसके पास उसकी संख्या है, जात की संख्या है, जिसमें आप सैनिकों की कह सकते हैं, हॉर्समैन की कह सकते हैं और उसकी सैलरी कह सकते हैं। हाईएस्ट द जात द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल्स पोजीशन इन द कोर्ट एंड द लार्जर हिज सैलरी। जितनी ऊंची जिस व्यक्ति की जिस मनसबदार की जात होगी उतना ही सम्मान उसका दरबार में ज़्यादा होगा और उसकी सैलरी भी उतनी होगी। एंड द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर हिम टू मेंटेन ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। मनसबदार की ये जिम्मेदारी थी कि वो उचित मात्रा में घुड़सवारों की सेना को अपने साथ रखे। और मनसबदार कई बार ब्रॉड हिज कैवलरी फॉर द रिव्यू, राजा के सामने प्रदर्शन के लिए उनको लेके आता था। गॉट देम रजिस्टर्ड, उनका रजिस्ट्रेशन करवाता था। द हॉर्सेस ब्रांडेड एंड देन रिसीव मनी टू पे देम एज सैलरी। और घोड़े को दागने के बाद, उनको ब्रांड करने के बाद उसके बदले में उसे सेवाएं भी मिलती थी। इसके साथ साथ मनसबदार रिसीव द सैलरी एज अ रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर विच वर सम लाइक इक्ताज। मनसबदार जितने भी होते थे उन सबको एक जागीर भी मिलती है। जागीर का मतलब है कि एक टेरिटरी, लैंड ऑफ टेरिटरी, एक ज़मीन का आप कह सकते हैं ज़मीन, एक एरिया दिया जाता था जिसमें ही हैज़ अ राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू फ्रॉम दैट पर्टिकुलर एरियाज। तो दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट।